नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्रॉपर्टी गुरुकुल में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। देखिए, प्रॉपर्टी से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो कुछ लोग तब समझते हैं जब कोई प्रॉपर्टी वो खरीद लेते हैं, जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद उन्हें लगता है कि अब हमें शायद प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ बातें पता होती तो हम आज इस फ्रॉड में या आज नुकसान में नहीं पड़ते। इसीलिए आज प्रॉपर्टी गुरुकुल में प्रॉपर्टी गुरु से जानेंगे रजिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, और प्रॉपर्टी को आप कैसे अच्छी तरह से खरीद सकते हैं उस बारे में। तो राजवंत सिंह मोहाली जी, देखिए, प्रॉपर्टी आजकल आज के समय में बहुत ज्यादा एक ऐसा सा हवा बन चुका है कुछ लोगों के लिए कि वो समझ ही नहीं पाते कि कैसे खरीदें, कैसे बेचें। इसके लिए रजिस्ट्री एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। रजिस्ट्री और इंतकाल जब होता है तो क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, या फिर रजिस्ट्री और इंतकाल होने के बावजूद भी आप प्रॉपर्टी में नुकसान झेल सकते हैं या आपको बाद में दिक्कत आ सकती है? अनुराधा जी, मैंने ना 33 साल से मैं काम कर रहा हूँ और कई चीज़ें मैंने नोट करी हैं। बहुत बार मेरे पास ये शिकायत आई है कि रजिस्ट्री तो करवा ली, उन्होंने इंतकाल नहीं करवाया। हाँ। अभी तो चलो दूसरे तरीके के पेपर आते हैं। पहले लाल लाल से कागज आते थे, मोटे मोटे से, लोग वहाँ रजिस्ट्री हुई और लाके घर पे रख देते थे। उनको पता ही नहीं था कि इसके बाद पावर मतलब इंतकाल भी होना जरूरी है। बिल्कुल भी इंतकाल भी होना। तो मेरे वीडियो के बाद, मेरा चैनल बनने के बाद बहुत लोगों के मेरे को फ़ोन आए जिनके साथ ऐसा धोखा हो चुका था या जिनने आगे करना था, उन्होंने मेरे से फ़ोन करके अपने बारे पूछ लिया और वो धोखे से बच गए। अच्छा। तो ये सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए जो 4 स्टेप है हमारे, पहले जैसे मैं बोलता हूँ एग्रीमेंट टू सेल, जिसको बयाना बोलते हैं, वो पोजेशन नंबर 2 पे, नंबर 3 पे रजिस्ट्री, नंबर 4 पे म्यूटेशन, इंतकाल जिसको बोलते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कई लोगों को, मतलब ये नहीं मैं कहता कि वो जान के करते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि ये रजिस्ट्री होगी जी, कि इसके बाद भी कुछ होना है। मैं वीडियो मेरी पड़ी है चैनल पे भी, जो सेल डीड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट द फाइनल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्री। ये नहीं भी वहाँ करा के तो आपका डील खत्म हो गया, डील नहीं खत्म हुई वहाँ से। वहाँ आपके पास बहुत चीज़ें अभी पड़ी हैं जो इंतकाल के रूप में। यदि इंतकाल नहीं हुआ तो ये समझो कि आप मिट्टी हो गए। मिट्टी क्यों हो गए? क्योंकि सपोज आपकी ज़मीन मैंने खरीद ली और मैंने रजिस्ट्री करवा ली, आज रजिस्ट्री करवा के मैंने इंतकाल नहीं करवाया, कल को वो जमीन किसी गवर्नमेंट ने अपनी किसी स्कीम के तहत उसको एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन में आ गया। तो एक्विजिशन में वो जमीन किसकी एक्वायर करेंगे? जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। अब मैंने आपसे खरीद तो ली लेकिन उसका इंतकाल नहीं कराया, तो जो फर्द में जमाबंदी में नाम आपका बोल रहा है, तो उन्होंने तो जो सरकारी दफ्तर वाले हैं उन्होंने तो देखना है कि आपका अनुराधा का नाम बोल रहा है, अनुराधा के नाम पे पेमेंट कर देनी है। हाँ, तो मतलब जिसने आपने मान लीजिए जमीन खरीदी, जो तो मैंने लिया मेरे को कुछ नहीं मिला। मेरे को कुछ मिला ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई डील करते हो उसमें ये जो चौथा पार्ट है म्यूटेशन का, इंतकाल का, या इसको नामांतरण भी बोल देते हैं, दाखिलकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं होगा तो ये जो आपकी पेमेंट है, पेमेंट किसी दूसरे बंदे को चली जाएगी और आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बनूड़ में एक प्रॉपर्टी ऐसी देखी थी जो 1981 में किसी की रजिस्ट्री हुई थी। शीलचंद नाम के बंदे थे। शीलचंद, वो पहले मैंने बोला है उसको। तो शीलचंद नाम के बंदे ने रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री करवाने के बाद अंदर कागज दे दिए कहीं, और कागज देने के बाद उसका इंतकाल मंजूर होने की बजाय नामंजूर हो गया। अच्छा, बट उसने वो हो गया, कोई कारण होगा। अब उस बंदे ने फॉलोअप नहीं किया कि नामंजूर हो गया, मैं दोबारा करा लूँ। अच्छा। या उसको पता नहीं लगा क्या है क्या नहीं। वो ऐसे ही 6, 7, 8 साल पड़ी थी प्रॉपर्टी। ठीक है। जब वो बेचने वाले बंदे जिनसे शीलचंद को बेची थी प्रॉपर्टी, उसको कहीं पता नहीं कैसे पता लग गया कि यह प्रॉपर्टी का इंतकाल नहीं हो। तो 6 साल बाद भी फर्द जमाबंदी उसी के नाम पे निकल आई। पीछे जो कुलदीप सिंह था बेचने वाला, तो कुलदीप सिंह ने क्या करा, अंदर से फर्द जमाबंदी निकाली, किसी जाके थर्ड बंदे को प्रॉपर्टी बेच दी। जो 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है आज की डेट में कब से कम, उसका 7 लाख नहीं मिल रहा बंदे को। बिल्कुल। मतलब जो प्रॉपर्टी पर पैसा लगाने के बाद आपने बच्चों के लिए लिया, सपने सजाए बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों के पास ये प्रॉपर्टी होगी, ये ऐसे होगा, वो सारी मिट्टी होगी। आपका पैसा लगाना या ना लगाना कोई फायदा हुआ ही, कोई फायदा नहीं हुआ। और जब फायदा नहीं हुआ
तो नुकसान हो गया आपका। तो नुकसान में आप फिर आपको टेंशन भी रहेगी, आपको कितना कुछ रहेगा। क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई तो वहां दे दी, बिल्कुल, और जब वो मिला भी आपको कुछ नहीं। जिसका उसका फायदा लेना था वो फायदा हुआ नहीं आपको। तो ये बातें, इन बातों का हमने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। मैं जब प्रॉपर्टी गुरु किताब लिख रहा था, ये मेरा का 6-7 साल पुरानी बात है, तो एक वहाँ से इटावा यूपी में, वहाँ से किसी मैडम का फोन आता था मेरे को कि सर हमने प्रॉपर्टी ली थी किसी से, मतलब प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसका हमने इंतकाल नहीं कराया। अच्छा, इंतकाल रह गया करवाना, और जो रोड में चली गई थी जमीन, वो रोड वाली जमीन थी, तो रोड वाली जमीन थी, जो पेमेंट थी वो सारी पिछले मालिक को चली गई। अच्छा, कहते जी हम क्या करें। मैं कहा भाई उसको मना के पेमेंट ही ले सकते हो आप, उसकी मिन्नतें करो, नहीं तो आपको पैसे नहीं देगा वो, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम पे खड़ी है। कल को आप कोर्ट केस कर लोगे, उसको पुलिस में फंसा दोगे, कुछ जो मर्जी कर लेना, तो कर लोगे, कर लो जो हो गए थे। लेकिन आपके पल्ले क्या पड़ा, फिर पल्ले तो कुछ ना पड़ा, टेंशन ही हुई ना। सो इन बातों का हमने ध्यान रखा। जब इटावा वाली मैडम को पता लगा तो उसने फिर जाके उसके साथ सेटलमेंट किया, वो मेरा ख्याल आधी पेमेंट पे हुआ। अच्छा, हाँ कि भाई ठीक है, 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए जो आई है दो करेंगे। यदि उसने मैडम ने वो पावर ऑफ अटॉर्नी के, सॉरी रजिस्ट्री की बजाय अपने नाम पे करवाई होती, इंतकाल कर लिया, अपने नाम पे इंतकाल कराया होता, तो उसको पेमेंट पूरी मिल जाती। लेकिन अब यहाँ नहीं हो सके तो उसको उसके साथ ये गड़बड़ होगी। सो रजिस्ट्री के बाद इंतकाल है, ये बहुत ही जरूरी है। जितना आप इसको सेफ्टी चलोगे उतना ही आपके पास बचत रहेगी। भाई अच्छे तरीके समझ लो, कोई भी प्रॉपर्टी बिना इंतकाल के है ही नहीं। यदि हम गमाडा की प्रॉपर्टी यहाँ पंजाब में होती है, वहां पर चेंज ऑफ ओनरशिप बोलते हैं उसको चेंज ऑफ ओनरशिप बोलते हैं, कोई इंतकाल बोलता है, कोई कुछ। मतलब क्या है कि पिछले जो बंदा बेच रहा है प्रॉपर्टी, उसका नाम कट जाना चाहिए कागजों में से, और नवा नाम चढ़ जाना चाहिए। और नवा नहीं चढ़ा तो ये जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री सिर्फ पैसों का सबूत है कि आपने इतना पैसा दिया है, इतना पैसे के साथ आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। लेकिन खरीद प्रॉपर कब जाएगी, जब आपके नाम हो जाएगी, जब आपके नाम पे इंतकाल हो जाए। सो इंतकाल का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है सर। एक सर और सवाल है, रूरल प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं उसमें चाही और बंजर लिखा हुआ होता है, ये इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आता है। और देखो ये फर्ज जमाबंदी में चाही लिखा होता है। चाही बेसिकली ये शब्द है कुआं, नीचे जमीन के नीचे से जो पानी निकलता है, हाँ, उसको हम चाही बोलते हैं। अच्छा, चाह होता है कुआं, हाँ, जो यदि हम चाह बोले कुआं, चाही का मतलब जो जिसको कुएं से पानी लगता है। अच्छा, मतलब गहरी होगी जमीन में से, जमीन होगी उसमें कुआं खुदा हुआ है, कुएं में से पानी लग रहा है जो, उसको हम बोलेंगे चाही। यदि नहर से लग रहा है उसको नहरी बोलेंगे। यदि बंजर है, जो बंजर आपने शब्द बोला, बंजर का मतलब ये है कि आपको पानी कोई नहीं लग रहा, सिर्फ आप बरसात परमात्मा के सहारे ही हो। जब बारिश हो जाएगी तो उसमें फसल हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, तो फिर कुछ नहीं होगी, उसको बंजर बोलते हैं। सो चाही का मतलब यही है बेसिक चीज, कि आपको जमीन, आपकी जमीन को नीचे से पानी लाके फसल के लिए निकालना है। अच्छा, चाह का मतलब कुआं है, सिंपल बात ये है। जो कुएं में से पानी निकलेगा फसल को लगेगा, उसको चाही बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो मतलब कि ये इन दोनों में से अगर प्रॉपर्टी खरीदनी हो, हमें फर्ज में लिखा हो, तो क्या ले हम प्रॉपर्टी? हाँ, यदि एग्रीकल्चर है तो चाही लेनी चाहिए। अच्छा, यदि एग्रीकल्चर है प्रॉपर्टी, यदि एग्रीकल्चर नहीं है तो उसमें गैर मुमकिन आ जाएगा शब्द फिर। अच्छा, गैर मुमकिन, जैसे कोई शहरी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, शहर में प्रॉपर्टी ले ली और वो प्रॉपर्टी प्लॉटों में पड़ी है, वहां पर वो चाही कट के वहां पर आ जाएगा गैर मुमकिन प्लॉट। वो गैर मुमकिन प्लॉट, गैर मुमकिन मतलब मुमकिन होता है पॉसिबल, गैर मुमकिन मतलब इम्पॉसिबल। जो गैर मुमकिन होगी उसकी कैटेगरी चेंज नहीं होती। अच्छा, CLU करवाने के लिए कैटेगरी चेंज नहीं होती, उसकी होती, इसलिए उसको गैर मुमकिन बोलते हैं। गैर मुमकिन प्लॉट का मतलब प्लॉट में आप रजिस्ट्री कराओ, प्लॉट में आप रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। एक सर आपने भी CLU कहा, CLU क्या है सर? ये थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप, ताकि व्यूअर्स को समझ आ सके। CLU का मतलब है चेंज ऑफ लैंड यूज। ओके, मतलब कोई प्रॉपर्टी की, हमने कोई प्रॉपर्टी ली और पहले आज वो प्रॉपर्टी क्या है उसमें हमें पड़ रही है कि उसमें एग्रीकल्चर में पड़ी है। अच्छा, इसको मतलब एग्रीकल्चर में पड़ी। यदि हमने वहां पर पेट्रोल पंप लगाना सपोज, तो हमें उसको चेंज ऑफ लैंड यूज कराना पड़ेगा कि इसमें पेट्रोल पंप लगना है। यदि हमने कॉलोनी बनानी है तो कॉलोनी वाली उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि मार्केट कटनी है तो मार्केट वाली परमिशन लेनी पड़ेगी। सो चेंज ऑफ लैंड यूज या कन्वर्ट करवाना, हरियाणा जब आप राजस्थान में जाते हो इसको कन्वर्ट बोलते हैं।
एक 90B की कोई कंडीशन है, वहाँ 90B बोलते हैं। और यदि हम महाराष्ट्र में चले जाए उसको NA बोलते हैं। NA का मतलब नॉन एग्रीकल्चर कराना, पहले एग्रीकल्चर है जमीन, तो उसको जब हम परमिशन लेके नॉन एग्रीकल्चर करते थे। इसको मजरूआ और गैर मजरूआ ये भी बोलते हैं। मजरूआ मतलब खेती वाली जमीन, गैर मजरूआ जिसमें खेती ना होती है। तो CLU होने के बाद फिर क्या बन जाती है, मजरूआ, गैर मजरूआ बन जाती है। अच्छा, तो ये इसका यही मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसका CLU करवाने के बाद उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। ओके, ठीक है सर, ठीक है। एक सर रजिस्ट्री करवाने के बाद आप एक हमेशा सलाह देते हैं, कब्जा लेने की सलाह देते हैं, ये कैसे हो सकता है, मतलब कैसे मुमकिन है, मुझे नहीं समझ आया, एक बार आप नहीं, मैं ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे। मैं ट्रेनिंगों में पढ़ाता हूँ और ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है मेरे को कि लोग कहते हैं कि मैं ये सलाह देता हूँ कि आपने बयाना करा और कब्जे की तरफ हो जाओ। मतलब तो लोग कहते हैं पैसे दिए नहीं तो कब्जा कैसे? एग्जैक्टली, मतलब वही ये बात आती है। तो मैं ये कहता हूँ भाई पोजेशन नहीं मिलता ना मिले आपको, ठीक है, लेकिन पोजेशन कागजों में तो ले लो, उसकी निशानदेही करवा लो, आपको वहां पर पता लग जाए कि कहाँ कहाँ की जमीन आपने ली है। यदि जिस बंदे से आपने जमीन ली है जी, उस बंदे को आप पैसे सारे दे दो, और आपको बाद में पता लगे कि इसका भाइयों के साथ झगड़ा है, तो वो क्या करेगा फिर बंदा? वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आप तो पैसे चले गए। यदि पैसे आपने नहीं दिए हुए, पैसे आपके पास पड़े हैं, आप जो मर्जी शर्त रखो वो सारी बातें मानेगा आपकी। क्योंकि उसको बेचनी है जमीन, उसको जमीन बेचनी, उसको पैसा चाहिए, और आपने पैसा देके उसको मतलब सिंपली खुश कर दिया उसको, वो पैसा लेके चला गया, वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। इसलिए भाई आप मुश्तरी होशियारबाज, खरीदार खबरदार, बिवेयर द बायर, ये कहता हूँ मैं। मतलब ये जो टेक्निकल टर्म है, इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है कि भाई आपने पोजेशन लेने के लिए ध्यान रखना है कि सारी पेमेंट देने से पहले पोजेशन ले लो, चाहे सेम डे ले लो। ठीक है, मतलब आज पेमेंट करनी है ना, आज शाम को पेमेंट करनी है, दोपहर को 3 बजे पेमेंट, तो भाई चाहे 10 बजे चाहे कब्जा ले लो। और कोशिश तो ये करो कि पेमेंट होने से पहले निशानदेही वगैरह हो जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें कोई झगड़ा तो नहीं। यदि झगड़ा है तो झगड़ा ठीक हो जाएगा। यदि आपसे पेमेंट ले गया और झगड़ा बाद में निकला तो आपको किसी ने पल्ला नहीं पकड़ाना। फिर हम चक्कर काटते ये मेरा जो क्वेश्चन है, ये मैं बात कहता हूँ, ये कई बार कंट्राडिक्शन भी होती है। वो सब लोग बोलते हैं सर बिना पैसे के कौन कब्जा देगा, तो मैं कहता हूँ भाई कब्जा नहीं तो कम से कम कब्जे के तरफ तो आ जाओ ना, बातचीत तो कर लो। यदि बातचीत करोगे, जो मैं पंजाबी में कहता हूँ, जो गलत हाल है, जो बात करें गलबात करेंगे तो कोई हल तो निकलेगा ना, तभी तो हल निकलेगा। नहीं तो फिर आप पैसे दे के फिर पीछे घूमी जाना उसके। भाई ध्यान रखना है, पैसे आप दे रहे हो, मुश्तरी आप हो, आपको होशियार रहना है। यदि आप होशियार नहीं रहोगे, जब चौकीदार की तो ड्यूटी है क्या, जागते रहो, हम तो जागते रहो का होका दे रहे हैं। तो आपने भी ध्यान रखना भाई, जो भी आप जब पैसे देने हैं, अपने पैसे देने से पहले पोजेशन को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से अभी सर ने समझाया कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ही अगर आप सचेत हो जाएंगे तो शायद नुकसान से, फ्रॉड से, कोर्ट केस से बच जाएंगे। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अपनी गलतियों पे सर मारने के बजाय यही जरूरी है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर चीज को जांचें, परखें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्रॉपर्टी गुरुकुल से आके कंसल्ट जरूर करें। आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, जो ट्रेनिंग सर देते हैं वो आप देख सकते हैं, आप इनकी वीडियोस में जो सलाह देते हैं सर वो देख सकते हैं, साथ ही आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, नंबर आपको दिया गया है, आप उस नंबर पे कभी भी फोन कीजिए, आपको हर समय यहाँ पर सर जो है वो अवेलेबल मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अब आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, और इसके अलावा भी प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप कंसल्ट कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।